जय हिंद। आपका स्वागत है इस यूट्यूब के नए चैनल यूट्यूब एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ट्रेड के थर्ड सेमेस्टर का थर्मल विषय, जिसमें हम आपको चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज गुणधर्म के बारे में बताएंगे। ऊष्मागतिकी के गुणधर्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम शून्य नियम के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे किस प्रकार शून्य नियम कार्यरत है। और आज हम ऊष्मागतिकी में कार्य की परिभाषा पढ़ेंगे, ऊर्जा की परिभाषा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय के गुण। किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी उसमें उपस्थित द्रव या कार्यकारी पदार्थ का लक्षण या व्यवहार निकाय का गुण कहलाता है। यानी किसी निकाय की अवस्था के लिए, कोई भी निकाय है उसमें जो अंदर उपस्थित हैं कोई भी द्रव या कार्यकारी पदार्थ, तो उसको क्या करता है, किस लिए उपयोग में लाया गया है और इसका क्या उपयोग है, यही सब को देखते हुए उनका जो कुछ कर्तव्य होता है, जो कुछ उनका कार्य होता है, वही क्या कहलाता है, निकाय का गुण कहलाता है। निकाय का गुण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। निकाय के प्रमुख गुण जैसे दाब, तापमान, आयतन। अब बात करते हैं गुण धर्म का वर्गीकरण के बारे में कि इसके हम किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। इनको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला था है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म और दूसरा है मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। पहले नंबर बात करते हैं मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म के बारे में। यह मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। ये किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो कुछ राइट नहीं हो पाया। वे गुणधर्म होते हैं, हम बता रहे हैं, आप सुनिए। यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर, मतलब जो निकाय का पदार्थ है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वो कितना वजनदार है, कितना भारी है, उस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तापमान द्रव्यमान के ऊपर तो निर्भर करेगा नहीं, तो वैसी ही बात है, अपन को पता ही है। दाब भी का द्रव्यमान नहीं होता, जैसे घनत्व या विशिष्ट द्रव्यमान। अब बात करते हैं अपन मात्रा सापेक्ष गुणधर्म के बारे में। यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब ये मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है, ये क्या कहते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे आयतन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ऊर्जा और द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही। फिर अब बात करते हैं अपन साम्यता के बारे में। साम्यता क्या है? इसमें साम्यता में ये 4 प्रकार की होती हैं। तापीय साम्यता, यांत्रिक साम्यता, रासायनिक साम्यता और रासायनिक साम्यता के बाद यांत्रिक साम्यता और ऊष्मागतिकी साम्यता। 4 प्रकार की, तापीय, यांत्रिक, ऊष्मागतिकी, रासायनिक। इसमें हम पहले आपको चर्चा करते हैं तापीय साम्यता के बारे में। किसी निकाय की तापीय साम्यता की अवस्था में कहा जाएगा तापमान समान होगा। किसी निकाय के तापीय साम्यता की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच का तापमान क्या हो, समान होगा, या निकाय में कोई तापांतर नहीं होगा। यांत्रिक, अब बात करते हैं अपन तापीय साम्यता। समझ में आया? तापीय साम्यता क्या है? किसी निकाय के तापीय साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब तक कि निकाय के प्रत्येक भाग के बीच का तापमान क्या ना हो, समान ना हो। मतलब समान जब तक ना होगा तब तापीय साम्यता नहीं कहेंगे, समान हो गया तापीय साम्यता हो गया। इन निकाय में कोई तापांतर ना, मतलब ताप में कोई अंतर ना हो। अब बात करते हैं अपन यांत्रिक साम्यता के बारे में। किसी निकाय को यांत्रिक साम्य की अवस्था में तब कहा जाए जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच बल साम्यता में हो, मतलब बल साम्यावस्था में हो, निकाय में कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। यांत्रिक साम्यता में अपन जब ही कहेंगे जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच में क्या हो, बल बिल्कुल समान अवस्था में लग रहा हो।
उस पर कोई असंतुलित बल, मतलब एक जगह कहीं ज़्यादा बल, एक जगह कहीं दूसरी जगह दूसरा बल लग रहा है, ये नहीं, बिल्कुल समान बल होना चाहिए, जब मानेंगे अपन ये आंतरिक साम्यता में है। अब बात करते हैं हम रासायनिक साम्यता के बारे में। इसमें लिखा नहीं है, वो हम बता रहे हैं आपको। रासायनिक साम्यता, किसी निकाय को रासायनिक साम्यता में तब कहा जाए जब निकाय के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो। मतलब अपन रासायनिक साम्यता जब ही कहेंगे जब उसके अंदर किसी निकाय के अंदर रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही है। अगर हो रही है तो रासायनिक साम्यता में नहीं होगी। रासायनिक साम्यता में कब होगी? जब वह निकाय के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो। अब बात करते हैं अपन ऊष्मागतिकी साम्यता के बारे में। किसी निकाय को ऊष्मागतिकी साम्यता में तब कहा जाए जब निकाय यांत्रिक एवं रासायनिक साम्यता में, मतलब जब यांत्रिक और रासायनिक साम्यता में हो जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ऊष्मागतिकी साम्यता में हो जाएगा। कोई भी निकाय है अगर यांत्रिक में है और रासायनिक साम्यता में है तो वो किस में हो जाएगा? अपने आप ऊष्मागतिकी साम्यता में हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं अपन, बात करते हैं ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के बारे में। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम के विस्तृत वर्णन करेंगे। इसके नियम के अनुसार जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापी साम्यता में है तो दोनों निकाय आपस में तापी साम्यता में होंगे। तो दोनों निकाय कैसे होंगे? आपस में तापी साम्यता में होंगे। मतलब जब कोई दो निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ तापी साम्यता में हों तो दोनों निकाय आपस में तापी साम्यता में होंगे। नियम के सत्यापन के लिए किन्हीं तीन निकाय, मान लो A, B, C को लेते हैं, ठीक है। तो जो परिवेश से विलगित हो, माना दो निकाय A, B गर्म निकाय है। माना A, B क्या है? A और B दोनों क्या है? गर्म निकाय है। तथा C क्या है? C निकाय है। और को आपस में तथा C निकाय को आपस में संपर्क में लाते हैं। जब A, B गर्म निकाय और C क्या है? ठंडा निकाय है। तो जब अपन A निकाय और तथा C निकाय को आपस में संपर्क में लाते हैं तब ऊष्मा उच्च निकाय से निम्न निकाय की ओर प्रभावित होती है। तो अपन ने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी वस्तु ज़्यादा गर्म है और कम ठंडी है तो कम ठंडी में प्रवेश कर जाएगी। मतलब वो दोनों एक से गर्म हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ठंडी है कम गर्म है तो वो दोनों क्या हो जाएंगी? ठंडी ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब दोनों बराबर ठंडी हो जाएंगी। वो अपन को पता है पहले से ही। इसी प्रकार इसमें ये नियम लागू होता है, जब A निकाय और C निकाय को आपस में संपर्क में लाते हैं तब ऊष्मा उच्च निकाय से निम्न निकाय की ओर प्रभावित होती है तथा दोनों निकाय तापी साम्यता में आ जाते हैं। इस प्रकार जब निकाय B तथा C को आपस में संपर्क में लाते हैं तब उच्च निकाय से निम्न निकाय की ओर प्रभावित होती है तथा दोनों निकाय तापी साम्यता में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक तापी साम्यता में आ जाएंगे। इस प्रकार तीनों निकाय तापी साम्यता से आ जाते हैं तथा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम सत्यापित हो जाता है। अब बात करते हैं अपन कार्य की, मतलब ऊष्मागतिकी में जो कार्य होता है उसको कैसे परिभाषित करेंगे। ऊष्मागतिकी के अंदर वो अलग परिभाषा बताओ, अपन को पता है कार्य करने की। कार्य किसे कहते हैं? बल गुणे कार्य निकाय एवं परिवेश के मध्य, कोई भी निकाय है और परिवेश है। निकाय पता ही है, परिवेश पता ही है, उसका बाहरी क्षेत्र जो चिन्हित करता है किसका कितना चाहिए। निकाय एवं परिवेश के मध्य किसी मात्रा निरपेक्ष गुण जैसे तापमान को छोड़ते हुए, तापमान को क्या छोड़ते हुए, ये द्रव्यमान निर्भर नहीं कहता, उसी को अपन क्या कहते हैं? मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहते हैं, ये पता ही है। जिसमें अपन को तापमान को छोड़ना है। निकाय एवं परिवेश के मध्य किसी मात्रा निरपेक्ष गुण में अंतर के फलस्वरूप उनके बीच होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को बिना द्रव्यमान स्थानांतरण किए हुए कार्य कहते हैं। मतलब किसी निकाय एवं परिवेश के मध्य किसी मात्रा निरपेक्ष गुण यानी तापमान को छोड़ते हुए में अंतर के फलस्वरूप, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म में अंतर के फलस्वरूप, मतलब बाद में उनके बीच होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को
निरपेक्ष गुण है। जब अपन तापमान को छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आता है। उसके अंतर के आने के बाद जो उसमें कोई क्रिया होती है, जैसे उसमें होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण, उसमें ऊर्जा स्थानांतरण होने लगता है। उसके बिना मतलब द्रव्यमान को स्थानांतरण नहीं करना है, बिना द्रव्यमान स्थानांतरण किए जो भी कुछ होता है उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। W=F/x। अब बात करते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ऊर्जा किसी निकाय का वह गुण है, ऊर्जा किसी निकाय का वह गुण है जिससे निकाय कार्य करने में सक्षम होता है। जिससे निकाय कार्य करने में क्या होता है? सक्षम होता है, मतलब वो कार्य करता है। जिससे वह कार्य करता है वो ऊर्जा ही तो है। किसी भी चीज़ अपन वो कार्य करेंगे तो उसमें ऊर्जा लगेगी, तो उसको क्या कहते हैं अपन? ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने में सक्षम करता है, मतलब वृद्धि करता है। इसका मात्रक की बात करें, मात्रक अदिश राशि है इसकी। ये राशि कैसी है? अदिश। मात्रक कैसा? इसका जूल। अब बात करते हैं हम ऊर्जा के वर्गीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ऊर्जा के वर्गीकरण की। वर्गीकृत कैसे करेंगे? ऊर्जा दो प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं अपन। भंडारित ऊर्जा, मतलब जो अपन स्टोर करके रखते हैं। एक संक्रमण ऊर्जा, जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। भंडारित या संचित ऊर्जा के बारे में बताते हैं। भंडारित संचित ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा जो गति के कारण होती है, आंतरिक ऊर्जा जो आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है निकाय के अंदर। अब बात करते हैं अपन भंडारित या संचित ऊर्जा के बारे में। निकाय की वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के अंदर होती है, भंडारित या संचित ऊर्जा कहलाती है। मतलब निकाय की वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के अंदर, मतलब निकाय के अंदर होती है जो ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं? भंडारित या संचित ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा निकाय की स्थिति के कारण, जहाँ वह स्थित निकाय उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, इसी को अपन बोल सकते हैं WH। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं अपन गतिज ऊर्जा के बारे में। किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसे स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में ले जाए गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mc²। यानी m क्या है? निकाय का द्रव्यमान, और c क्या है? निकाय का वेग। ये आपको पता है। आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आणविक संरचना, निकाय की आणविक संरचना किस तरह बनी है एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा, जो निकाय में निहित ऊर्जा, मतलब जो भंडारित संचित ऊर्जा है अंदर, को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको अपन इस समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। du mCV/dt। du mCV/dt। इसमें du क्या है? du हम आपको बता देते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। du क्या है? आंतरिक ऊर्जा में मतलब जो परिवर्तन होता है वो है जो अपन को ज्ञात करना है। m क्या है? m आपको पता ही है, निकाय के अंदर का द्रव्यमान। और cv क्या है? cv है विशिष्ट ऊष्मा। cv क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। किस पर? स्थिर आयतन पर। c का मतलब क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। और जो v लगा है उसको बोल सकते हैं अपन स्थिर आयतन। मतलब जो विशिष्ट cv का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर। और dt क्या है? dt है तापमान में परिवर्तन। और du पता ही, जो अपन को याद करना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए अब हमने आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।